किसी के लिए, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर इसके लिए वेट करेंगे तो फिर बाद में लास्ट में पॉइंट रह जाती है या जल्दी जल्दी खत्म करनी पड़ती है। सी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन मतलब जो कंस्ट्रक्शन से पहले हमने खर्चा किया हुआ है। ओके, इफ आई टेल यू अबाउट माय फ्लैट, ओके, यहाँ पे मैं तुम लोग को अपने फ्लैट का एग्जांपल बता रही हूँ। देखो 2015 में मैंने एक फ्लैट लिया। अब वो फ्लैट सिर्फ क्या बोलते हैं ना, एक कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन था। अंडर कंस्ट्रक्शन में भी मतलब कैसे था, टोटली खाली लैंड क्लियर की हुई थी। अभी उसपे एक पिलर तक नहीं था, एक स्लैब तक नहीं था, कुछ नहीं, खुदाई उदाई भी नहीं हुई थी, ओनली लैंड क्लियर की हुई थी। सो 2015 में मैंने फ्लैट लिया, मैंने बुकिंग किया, बुकिंग अमाउंट पे किया। अब जैसे ही बुकिंग अमाउंट पे किया, आपको मालूम है स्लैब वाइज हमको पेमेंट्स करनी पड़ती है। सो 65 लाख का फ्लैट था, तो मुझे उसकी पेमेंट 6 लाख 12 लाख ऐसे स्लैब वाइज करने पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे जब स्लैब वाइज पेमेंट करनी है, पहला डिमांड आया 6 लाख रुपीज का, तो 6 लाख मेरे पास कहाँ से आएंगे? तो व्हाट आई डिड इज आई वेंट फॉर लोन। ठीक है, तो 2016 आई सपोज अप्रैल या मार्च था, अप्रैल पकड़ते हैं, चलो अप्रैल 2016 में मैंने लोन लिया, अप्रैल 2017, अप्रैल 2018, 3 साल के बाद मुझे उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिला। मैंने लिया था प्रॉपर्टी से दिसंबर 2015 में। ठीक है, दिसंबर 2015 में मैंने प्रॉपर्टी लिया, लेकिन उसका जो स्लैब वाइज डिमांड होना चालू हुआ, बुकिंग अमाउंट तो 25,000 50,000 होता है, लेकिन जो आपको स्लैब वाइज अमाउंट पे करना पड़ता है, यू हैव टू पे अ लमसम अमाउंट। और अगर मुझे लोन लेना है उस लमसम अमाउंट के लिए, तो आई हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। विदाउट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लोन नहीं मिलता है, और रजिस्ट्रेशन का ही आपको 10 से 12 लाख रुपए लगता है। ठीक है, अगर 60-70 लाख की प्रॉपर्टी है तो 10 लाख तक स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस उतना पे करना ही पड़ता है। तो ये सब अमाउंट अपने पास रेडी होने चाहिए। अगर मुझे फ्लैट लेना है तो मुझे कम से कम अपने हाथ में 15 लाख रुपए रेडी रखने हैं। सो चलो मैंने लोन लिया 2016 में, 2016 से मेरा लोन चालू हुआ, 2018 में मुझे मेरी प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया। ओके, अब पोजीशन मिलने के बाद मैंने उस प्रॉपर्टी को एलओपी कर दिया, लेट आउट कर दिया, या सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा, इन वॉट एवर वे। आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे डिडक्शन मिलता है, ये तो हमने किया है, ये कल के प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने किया। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मुझे मिलेगा, लेकिन कौन से केस में मिलेगा? व्हेन द प्रॉपर्टी इज एलओपी और एसओपी। लेकिन व्हाट अबाउट दिस टाइम पीरियड, 2016 से लेकर, देखो 2016 से लेकर जो भी मैंने ब्याज बढ़ा, 2016 से 2017 तक पूरे साल का, पूरे 1 साल का, उसके बाद 2017 से 2018 दूसरे साल का। और ब्याज कितना होता है? मान लो मैंने, जैसे मैं अपना पर्सनल बोलूं तो आई हैव टेकन लोन ऑफ 25 लाख रुपीज। 25 लाख रुपीज पे 8%, कभी 8.5%, कभी 7.25%। चलो हम एक अंदाज इजी टू कैलकुलेट के लिए हम लोग 10% लेते हैं। 25 लाख पे 10% होता है 2.5 लाख रुपया। सो ये 2.5 लाख रुपया, ये 2.5 लाख रुपया मुझे कहाँ डिडक्शन होके मिलेगा? एक मिनट, ये मेरा 2.5 लाख रुपया 1 साल का, 2.5 लाख रुपया दूसरे साल का, टोटल हो गया 5 लाख। ये मुझे कहाँ डिडक्शन होके मिलेगा? आप बोलोगे हाउस प्रॉपर्टी है किधर? वो तो बन रही है। ठीक है, देखो 2018 ऑनवर्ड्स, प्लीज अंडरस्टैंड ना, 2018 ऑनवर्ड्स मुझे इसका डिडक्शन एलओपी या एसओपी करके मिलता है। लेकिन ये जो मैंने इन दोनों सालों में पैसा बढ़ा था, वो किधर जाएगा? जो मैंने ब्याज बढ़ा था, पैसे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पैसा तो मैंने लोन लिया, पे कर रही हूँ, नथिंग रॉन्ग, लेकिन जो इंटरेस्ट पे किया उसका क्या? उसको कहाँ डिडक्शन करके दिखाएंगे? उसको हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। लेकिन ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम करने के लिए देयर इज अ प्रोविजन, देयर इज अ कंडीशन। आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन 3 साल के अंदर मिलना चाहिए। ओके, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन आपको 3 साल के अंदर रेडी होके मिलना चाहिए, उसके बाद ही आप प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। और ये आपका टोटल 5 लाख रुपया, ये 5 लाख रुपया क्या एक ही बार में आपको अलाउ करेंगे? आंसर इज नो।
इस 5 लाख को आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब आने वाले 5 साल तक, ओके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। कोई बोलता है नहीं नहीं 5% थोड़ी 20%, मैं बोलती हूँ एक ही बात है, 5% बोलो या 20% बोलो एक ही बात है, करेक्ट। सो दिस इज योर एक्स्ट्रा डिडक्शन दैट यू विल बी गेटिंग। मान लो 2018 में मैंने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया, रेंट पे चढ़ा दिया, लेट आउट प्रॉपर्टी में से मुझे उस साल भी तो ब्याज भरना पड़ेगा ना, उस साल क्या ब्याज नहीं भरोगे? ब्याज तो आप तब तक भरोगे जब तक आपका लोन चल रहा है। सो उस साल का 2.5 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो 2 साल का टोटल 5 लाख रुपया है, इस 5 लाख का 1/5 मतलब 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा, ये 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको मिलेगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के नाम पे। ओके इसका मतलब अगर मैं बोलूं आपको आने वाले 5 साल तक, आने वाले 5 साल मतलब कौन से? 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ये 5 साल तक आपको डबल डिडक्शन मिलेगा। डबल मतलब उस साल का मिलेगा, उस साल आप ब्याज भरोगे, ऑफकोर्स लोन तो चालू रहता है ना, 15 साल 20 साल जो भी आपने लोन का टाइम पीरियड फिक्स किया है, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में ये एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए का डिडक्शन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का। लेकिन शर्त ये है कि प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन 3 साल में खत्म होनी चाहिए। अब ये शर्त क्यों है, इसका भी रीजन है। ओके ये शर्त क्यों है, इसका भी रीजन है। ये शर्त इसके लिए है क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो स्टार्ट हुई, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, लेकिन 6-6, 7-7 साल तक उन पे स्टे लग गया, 10-10 साल तक उन पे स्टे लग गया। अगर आप देखो बिरला कॉलेज के सामने पटेल नहीं कोलोसिल, पटेल कोलोसिल या कुछ तो ऐसा नाम है, पटेल का प्रोजेक्ट है। दैट प्रोजेक्ट इज ऑन स्टे फ्रॉम लास्ट 5 years। मेरा एक कलीग है, एक टीचर है मेरा, जो एक टीचर फ्रेंड है, जिसने 1.25 करोड़ में उधर एक फ्लैट लिया था 4 रूम हॉल का, और मुझे भी उसने सजेस्ट किया था कि चलो मैं आपको बात करवा के देता हूँ, सस्ते में लेके देता हूँ। भगवान की दया से मैं बच गई उस प्रोजेक्ट से। पटेल कोलोसिस, इतना अच्छा प्रोजेक्ट था देखने में, लेकिन बाद में पता चला कि पार्टनर्स का आपस में झगड़ा हो गया और गवर्नमेंट ने उस पर स्टे लगा दिया। आज भी वो 1.25 करोड़ रुपया उधर अटका हुआ है। आप उस 1.25 करोड़ को चलो घर बन के मिल भी गया ना, तो ये जो आपने उस टाइम पीरियड का ब्याज बढ़ा 5, 6, 7 साल जब बिल्डिंग अटकी हुई थी, आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों डिडक्शन नहीं मिलेगा? क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड दैट द प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 years। The same was case with Lodha when I went and purchased the flat at Lodha। जब मैंने लोधा में फ्लैट लिया था उस टाइम पे लोधा का भी यही हाल था। वो बोलता था 3 साल में पोजीशन दूंगा, लेकिन 6-6 साल तक उसके प्रोजेक्ट्स अटके रहते थे। बट आई वाज लकी कि जिस प्रोजेक्ट में मेरा हाथ गया उस प्रोजेक्ट में मुझे टाइम पे 3 साल में पोजीशन मिला। तो आने वाले अभी ये जो साल चल रहे हैं मैं उसमें प्री कंस्ट्रक्शन भी क्लेम करती हूँ और उस साल का भी क्लेम करती हूँ। सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। जिस टाइम पे घर बन रहा था, क्योंकि जिस टाइम पे घर बन रहा था आप डबल टेंशन में थे। देखो 2016, 2017 ये जो 2 साल थे, यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है 2016, 17, 17, 18, ये जो 2 साल थे आप डबल टेंशन में थे। एक तो ब्याज बढ़ते थे लोन का, और एक जिस घर में रहते थे, क्योंकि घर आपका बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं रेंट पे रहोगे ना, तो आप रेंट भी बढ़ोगे ना। ठीक है, मेरे केस में तो चलो अलग बात थी, मेरे को दूसरा घर था, मैंने वो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। सब लोग थोड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं। सो उस टाइम पे आप डबल बर्डन फेस करते हो, रेंट भी पे करते हो और इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करते हो, जिसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता है क्योंकि प्रॉपर्टी इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसको तब तक हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप जाके बिल्डर्स से बात करो, बिल्डर आपको बोलता है ये यूनिट में तेरे को दे देगा, ये हिस्सा में तेरे को बेच देगा। आप ऐसा सोचते हो यार ये पार्ट यूनिट कैसे बोलते हैं, इवन एग्रीमेंट में भी ऐसा लिखा रहता है, जबकि आपके लिए वो घर है। वो आपको ऐसे धरती पे दिखाता है, प्लान में दिखाता है कि देखो ये हिस्से पे तुम्हारा किचन आएगा, ये हिस्से पे तुम्हारा बालकनी, ये हिस्से पे तुम्हारा पूजा रूम है। कुछ भी नहीं, लेकिन आपके लिए सब कुछ है, बिकॉज दैट इज द हाउस दैट यू विल बी हैविंग। उसके लिए तो वो धरती है, उसके लिए वो यूनिट है, उसके लिए वो माल है। आप किसी बिल्डर से पूछो, बिल्डर बोलेगा यार माल की बिक्री ही नहीं है। उसके लिए माल है, लेकिन आपके लिए तो घर है ना।
सो देयर इज अ डिफरेंस, आप उस टाइम पे रेंट भी पे कर रहे हो और उस घर का भी लोन पे कर रहे हो जो घर अभी तक बना ही नहीं है। इसके लिए आपको उसका डिडक्शन मिलता है प्री कंस्ट्रक्शन के नाम पे। आफ्टर दैट प्रॉपर्टी इज केप्ट रेडी, आइदर यू आर पुटिंग इट फॉर एलओपी और यू आर पुटिंग इट फॉर एसओपी। ठीक है, सो अब देखो ये प्रॉब्लम, ये एक लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर की समझने जैसी। ओके, मैं ये करने से पहले तुम लोग को बोलूंगी, अगर तुम लोग को इसमें से कुछ भी नोट डाउन करना है जो हमने साइड्स में लिखा है प्लीज नोट डाउन करो, अदरवाइज पहले मैं इसको इरेजर से इरेज करूंगी तब जाके हम आराम से ये प्रॉब्लम कर पाएंगे। एक 2 मिनट में रुक जाती हूँ, आपको अगर कुछ भी नोट डाउन करना है एग्जाम्पल के तौर पे तो आप उसको कहीं पे नोट कर सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। चले करें इरेज। ओके, आई एम इरेजिंग। अब हम प्रॉब्लम देखेंगे, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया हमारा इरेजर का हिसाब किताब खत्म। चलो देखते हैं अब ये प्रॉब्लम। सी मिस्टर अजीत, Mr. Ajit is the owner at Thane. Municipal valuation of the said property is 26,000. Fair rent is 24,000. House is used by him for his own residential purpose. Self-occupied property है, self-occupied है तो इसका GAV directly आएगा nil. Okay, GAV आएगा nil. The house is used for own residential purpose. Following are the expenses. म्यूनिसिपल टैक्सेस दिया हुआ है, मतलब ही नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, नील रहेगा। रिपेयर, फायर इंश्योरेंस, लैंड रेवेन्यू वैसे भी मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि आपको नेचुरली इसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। इट इज, वैसे ये सब स्टैंडर्ड डिडक्शन में कवर होते हैं लेकिन इसके ऊपर आपको कोई भी नई डिडक्शन मिलने वाला है। ओके, आते हैं मेन पॉइंट पे, इंटरेस्ट। Okay, so interest on borrowed funds outstanding 9,500. Mr. Ajit borrowed 95,000 on 1st April 2015 at 10% per annum for the construction of house property. The construction was completed on 1/4/2018. अब उसने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 2018 में, मतलब उसको डिडक्शन भी मिलेगा 2018 के बाद। ओके, 2018 के बाद उसको डिडक्शन मिलेगा। तो चलो 2018 के बाद का डिडक्शन लेट अस चेक। ये देखो सेकंड पॉइंट, मैं थोड़ा उसको और ऊपर कर लेती हूँ, खाली इंटरेस्ट की पॉइंट हमें दिखनी चाहिए। Yes, you can see the second point. Interest on pre-construction period is deductible in 5 equal installments. जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा है, चलो हम लोग इसको लिख लेते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है मेरा, ये रहा, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/15 से लेकर पहला साल 31st March 16, ये मेरा पहला साल। उसके बाद दूसरा साल 1/4/16 से लेकर 31st March 17। उसके बाद तीसरा साल 1/4/17 से लेकर 31st March 18। आप देखो 31st March 18 को आपको पोजीशन मिला है, यू विल से नहीं 1/4/18 है भाई, 1/4/18 या 31st March 18 इज वन एंड द सेम। यहाँ पे मैं वो भी डेट डाल देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो ये 3 साल हमारा कंस्ट्रक्शन चालू था। 3 साल आपने ब्याज बढ़ा, कितना ब्याज बढ़ा? 95,000 के ऊपर 10%। इसका मतलब पहले साल में 9,500, दूसरे साल में 9,500, तीसरे साल में 9,500। ये टोटल हो जाएगा आपका 999 is 27, 28,500। तो 28,500 ये हो जाएगा। इस 28,500 का आपको एवरी ईयर 1/5 आपको एवरी ईयर इसका डिडक्शन मिलेगा। सो डिवाइडेड बाय 5 यू गेट 5,700, 5,700 रुपया आपको डिडक्शन मिलेगा
इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन। ओके, इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन और इस साल का इंटरेस्ट। आप बोलोगे इस साल का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, चलेगा, जब तक आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो। इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज डिडक्टेबल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक आप ब्याज नहीं भरोगे तब तक आपका लोन आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको ब्याज तो आज नहीं तो कल भरना ही पड़ेगा। सो वो आउटस्टैंडिंग रहता ही है, क्योंकि 31 मार्च का 31 मार्च तक कैलकुलेशन नहीं होता है, 10 तारीख तक किस्त जाती है मान लो, ठीक है, 10 तारीख तक किस्त जाती है। चलो इसको हम लोग पहले इसको टोटल कर लेते हैं, मैं तुम लोग को बताती हूँ ये कैसे होता है। सॉरी, 15,200 इज योर इंटरेस्ट फॉर द ईयर। 15,200 आप देख सकते हो, टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स डिडक्टेबल 15,200। सो देखो एनुअल वैल्यू निल है, बाकी सब डिडक्शंस निल है, खाली आपको जो डिडक्शन मिलेगा 9,500 इस साल का और 5,700 पुराने सालों का, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन। आप बोलोगे 9,500 आउटस्टैंडिंग है, क्यों दिया डिडक्शन? आउटस्टैंडिंग होना ही है। कैसे? देखो मेरे लोन की किस्त जाती है 10 तारीख को, ठीक है, मान लो मार्च के महीने में 10 मार्च तक मैंने लोन भरा, तो ये लोन की किस्त मेरे कौन से महीने की थी? फरवरी के, तो मार्च का 20 दिन ड्यू हो गया ना, ड्यू हो गया। लेकिन मैं गवर्नमेंट को बोलूंगी भी, मैं बैंक को बोलूंगी आप लोन का डिडक्शन दे दो, वो लोग बोलेंगे नहीं भाई, लोन की किस्त तो तुम्हारी 10 तारीख को जाती है, तो 10 अप्रैल को जाएगी। ऐसा होता है माय डियर स्टूडेंट्स। 31 मार्च, एवरी 31 मार्च मुझे स्टेट बैंक जाना पड़ता है, स्टेटमेंट लेके आनी पड़ती है कि मेरे अकाउंट में से कितना इंटरेस्ट आपने डिडक्ट किया है। तो वो मैडम मुझे हमेशा एक ही जवाब देती है कि मैडम अगर आप 31 मार्च को आओगे तो हम आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मतलब क्यों? टेम्पररी सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि अभी तक 11 महीने का डिडक्शन हुआ है, 12वें महीने का ब्याज हमने लगाया ही नहीं है। क्यों? मेरा तो हफ्ता 10 तारीख को जाता है ना, तो 10 अप्रैल को वो लोग मुझे बताएंगे ना कि 12 महीने का ब्याज कितना हुआ। 31 मार्च को आपको कैसे बताएंगे? आप बोलोगे रफ कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन ही प्रोविजनल कैलकुलेशन होता है। इसके लिए मैं हमेशा उनको बोलती हूँ मैडम एक काम करो, 10 तारीख तक आप डिडक्शन करो, 15 को मेरे को लेटर दे देना, एंड आई गो ऑन 15 अप्रैल या उसके बाद जाके मैं वहां से पूरे साल का इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट लेके आती हूँ। सो दिस इज योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रहता ही रहता है, आप उसको कैसे भी पे करो, आपको पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वो कैलकुलेशन वेदर इट इज पेड और ड्यू बेसिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे इस साल का इंटरेस्ट 9,500 और पिछले सालों के 3 सालों के इंटरेस्ट का 5वां हिस्सा 5,700 रुपए, टोटल हो गया 15,200, माइनस किया, आउटर कॉलम में लेके गए 15,200 माइनस में। एनी डाउट इफ यू हैव प्लीज आस्क। ध्यान से देखो, चाहिए स्क्रीनशॉट लो, मैं ऊपर कर रही हूँ तो ताकि तुम लोग का पूरा प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट निकल पाए। यस, मेन पॉइंट का स्क्रीनशॉट निकल पाए। ओके, सेकेंड पॉइंट आप देखो लास्ट तक कवर हो रही है, इंपॉर्टेंट। बाकी थर्ड फोर्थ तो इतना इंपॉर्टेंट नोट नहीं है, वैसे ही है, नॉर्मल नोट है। सो स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहिए समझो, डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप विद दिस चैप्टर टुडे। ये चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल से मार्केटिंग चालू करेंगे। फटाफट 2 यूनिट्स मार्केटिंग के और कंप्लीट करने हैं मुझे, फटाफट कंप्लीट करेंगे। एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क। पार्टिसिपेंट्स का क्लिक ले लो तब तक। आगे का क्या कैसे जस्ट अंडरस्टैंड, बाकी सब प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। सेम प्रॉब्लम्स, सेम टाइप के इश्यूज। चलो, सो नो डाउट आई एम एंडिंग अप विद द लेक्चर। थोड़ा लेक्चर में जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ। यस, ओके वैष्णवी एंड अंकिता, थैंक यू। सो जल्दी थोड़ा मैं कंप्लीट कर रही हूँ लेक्चर को, एंड ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी के प्रॉब्लम्स खाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनमें, सेम चीजें रिपीट होंगी। सो विल नॉट वेस्ट टाइम। टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद मार्केटिंग। थोड़ा जल्दी से दोनों मॉड्यूल्स कंप्लीट करके देन वी विल शिफ्ट अगेन टू डीएमटी। ओके,
चलो टेक केयर, गुड बाय।